हेलो बच्चों, अब हम जो P3 वाला टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन जो कर रहे थे, अगला क्वेश्चन अब हम लेते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 15। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि किसी त्रिभुजाकार प्रिज्म के लिए आपतन कोण और विचलन कोण के बीच में ग्राफ खींचिए और न्यूनतम विचलन के लिए क्या शर्त होनी चाहिए। तो जब हम ग्राफ बनाते हैं तो एक्स अक्ष पे आपको लेना है आपतन कोण आई और वाई अक्ष पे लेना है विचलन कोण डेल। यहाँ पर जब मान प्रैक्टिकली ये देखा गया 0 डिग्री, 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री और 80 डिग्री के बीच में ग्राफ खींचा गया। कब? यहाँ पर विचलन कोण 30, 40, 50, 60 इस तरह से आगे बढ़ाया गया। तो प्रैक्टिकली जो ग्राफ खींचा वो इस तरह का ग्राफ है, ये ग्राफ मिला। यहां पर हम कहते हैं न्यूनतम विचलन की अवस्था। न्यूनतम विचलन की अवस्था में एक आपतन कोण का मान निर्गत कोण के बराबर हो जाएगा। एक तो ये दोनों अपवर्तन कोण आपस में बराबर हो जाएंगे और जो डेल है वो डेल मिनिमम के रूप में हो जाता है। किस रूप में हो जाता है? डेल मिनिमम के रूप में। तो इसकी शर्त क्या बताई गई? आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर हो जाएगा, R1 R2 R के बराबर हो जाएंगे और न्यूनतम विचलन जो डेल है मतलब विचलन कोण न्यूनतम विचलन के रूप में प्राप्त हो जाएगा। इसकी शर्त कहलाती है। तो ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे ध्यान रखना है। एक्स अक्ष पे आपतन कोण है और वाई अक्ष पे विचलन कोण है और इस जगह पर आपतन कोण का मान निर्गत कोण के बराबर हो जाता है। इस प्रकार का चित्र हम बनाते हैं प्रिज्म के लिए। ऐसा चित्र हमने बनाया था। यहां से ये विचलन देखते हैं तो ये डेल कहलाता है। ये यहां से अभिलंब खींचते हैं, ये R1 R2 यहां बनते हैं। यहां आपतन कोण I बनेगा और यहां निर्गत कोण E बनेगा। ये इसके पहले वाले वीडियो में भी, रेगुलर क्लास में भी आप पढ़ चुके हो। पर क्वेश्चन में जो पूछा है, क्वेश्चन में आपको एक ग्राफ बनाना था और ये इसकी कंडीशन बतानी थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, प्रकाश किरणों के अपवर्तन को परिभाषित कीजिए। दो माध्यमों को पृथक करने वाले गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के लिए किरण क्षेत्र बनाना है अपने को। किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए U, V और अपवर्तनांक N1, N2 और R में संबंध बताना है। तो ये सिद्ध करने वाला क्वेश्चन बन रहा है। यहाँ पे N1 N2 अपॉन V, यहां पर ध्यान दीजिएगा, N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R। ये सिद्ध करना है अपने को। इसको समझाने के लिए हमने क्या किया, एक पतला लेंस काम में लिया। ये पतला लेंस है। इधर के लिए अपवर्तनांक N1, यहां पर इधर के लिए अपवर्तनांक N2। यहां वायु माना हुआ है और यहां पर हमने क्या माना है? कांच। ये नीले रंग का जो आप देख रहे हो ये ग्लास या कांच कह सकते हैं। ये उत्तल लेंस माना। उत्तल लेंस का नाम M और N दे सकते हैं आप। यहाँ पर प्रकाश की किरण O से चलेगी, यहाँ पर अपवर्तन के पश्चात I पर इमेज बनाएगी और M बिंदु पर अभिलंब खींचेंगे। यह अभिलंब वक्रता केंद्र C से गुजरेगा। यहाँ पे चित्र को ध्यान से समझ लेना। सबसे पहले कोण बनेगा अल्फा, फिर दूसरे नंबर पे कोण बनाएंगे बीटा और लास्ट में कोण बनेगा गामा। यहाँ पे आपतित किरण और अभिलंब के साथ कोण बनेगा I आपतन कोण और अपवर्तित किरण और अभिलंब के साथ कोण बनेगा R। ये वाला कोण R बनेगा। यहां से M बिंदु से अगर हम अभिलंब डालते हैं, अभिलंब डालते हैं तो ये P और Q बिंदु, जैसे P बिंदु और Q बिंदु को सिमिलर मान सकते हो आप लगभग। कब? जब लेंस का वक्रता का मान कम हो, मतलब झुकाव इधर की तरफ कम हो, तो लगभग सीधा मान कर आप इसको P और Q को एक ही बिंदु मान सकते हैं। यहां पर जब आप इसको देखेंगे तो आपको जब इसकी गणना करनी हो तो एक आपतन कोण का मान दो बहिष्ठ कोणों के योग के बराबर, एक बहिष्ठ कोण का मान इस त्रिभुज में देखेंगे, एक बहिष्ठ कोण का मान दो अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। और एक बार इस त्रिभुज को काम में लेंगे तो एक बहिष्ठ कोण का मान दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। इससे हम आपतन कोण और अपवर्तन कोण निकालते हैं। फिर हम स्नेल का नियम लगाएंगे। स्नेल का नियम लगाने के बाद में फिर ये सिद्ध होगा N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U, N2 माइनस N1 अपॉन R। इस चित्र की व्याख्या कर रखी है। माना MN एक पतला लेंस है, ये वाला, जिसके दोनों सिरों के लिए अपवर्तनांक, इधर का अपवर्तनांक N1 और इधर का अपवर्तनांक N2 माना गया है। O बिंदु पर कोई वस्तु है, यहां से प्रकाश की किरण चलेगी और अपवर्तन के पश्चात कहां मिल रही है? I पर मिल रही है। प्रतिबिंब कहां बन रहा है? I पर। ठीक है। और यहां से यहां तक ये वाला जो ध्रुव है, ये वाला बिंदु, इसको प्रकाश केंद्र कह सकते हैं, है ना। ध्रुव बिंदु बोल दो, प्रकाश केंद्र बोल दो, या इस लेंस का मध्य बिंदु बोल दो। यहां से यहां तक की दूरी जो है ये हम वक्रता त्रिज्या R के बराबर कह सकते हैं। सेंटर पॉइंट मान लो, पोल सेक्शन मान लो,
या मध्य बिंदु यहां से यहां तक की दूरी किसके बराबर होगी? वक्रता त्रिज्या के बराबर। ठीक, ये चित्र की व्याख्या हमने इसमें कर ली। यहां से यहां तक लेंस से वस्तु की दूरी u, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी v और वक्रता त्रिज्या r। जब भी ध्यान रखें चिन्ह नियम काम में लेंगे, u नेगेटिव चलेगा, v पॉजिटिव चलेगा और r पॉजिटिव चलेगा। यहां से एक बहिष कोण का मान दो अंतर कोणों के योग के बराबर, तो I बराबर अल्फा प्लस r आएगा। एक ये वाला मान काम में लेंगे तो एक बहिष कोण का मान दो अंतर कोणों के योग के बराबर, इससे आपतन कोण I आ गया और इससे अपवर्तन कोण R आ गया। ठीक है, अब हम तीन बार tan थीटा बराबर लगाएंगे। ये वाला देखना आप इसमें, यहां से सबसे पहले आप ये लगाओगे ये वाला त्रिभुज tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, फिर आप लगाएंगे जिसमें बीटा कोण बन रहा है ये वाला, और इसको लास्ट में लेंगे गामा के लिए ये वाला। तो एक बार tan अल्फा बराबर mp लंब बटे आधार लगाओगे, p वाला बिंदु, p और q एक साथ ले सकते हैं, p और q सिमिलर बिंदु मान के चल रहे हैं आप इसमें, तो mp बटा op, इसमें tan बीटा बराबर यहां से यहां तक अगर बात करेंगे तो tan बीटा बराबर mp बटा pi, मतलब यहां से यहां तक की दूरी आएगी। और जब tan गामा की बात करेंगे इसके लिए तो यहाँ पे mp बटा ये pc चलेगा, अगले इसमें आने वाला है। तो तीन बार हमने tan अल्फा का, tan बीटा का और tan गामा का मान निकाल लिया इससे, mp बटा pc। अब स्नेल का नियम क्या कहता है? n बराबर अपवर्तनांक n2 अपॉन n1 बराबर sin i बटे sin r। थीटा के अल्प मानों के लिए, मतलब छोटे कोणों के लिए sin थीटा का मान क्या रख सकते हो? थीटा रख सकते हो। sin थीटा का मान लगभग थीटा लिखा जा सकता है। तो n2 अपॉन n1 बराबर sin i की जगह i आ गया, sin r की जगह r आ गया। इससे आगे बढ़ाएंगे हम, वज्र गुणा कर दो, n2 गुणा r, n1 गुणा i आ गया। I और R हम इसके पहले निकाल चुके हैं। I का मान क्या आया था? अल्फा प्लस गामा, और R का मान अपवर्तन कोण का मान गामा माइनस बीटा, ये मान रख दिया। अब अल्फा बीटा गामा, अभी हमने tan अल्फा tan बीटा tan गामा के आधार पर अल्फा बीटा गामा, क्योंकि छोटे कोणों के लिए, अल्प कोणों के लिए tan थीटा का मान क्या कह सकते हैं? थीटा। तो tan अल्फा अल्फा बन गया, tan बीटा बीटा बन गया, tan गामा गामा बन गया। यहां पर अल्फा बीटा गामा के मान रखे हैं। इसमें हमने यहां पर अल्फा बीटा गामा इन सबके मान रख दिए। ओपी जहां पर आ रहा है, देखो एलएचएस आरएचएस में बात करेंगे, इधर ध्यान देना। तो जब आप यहां पे देखेंगे तो इसमें बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में एमपी कॉमन आके कर सकता है, तो हमने यहां से एमपी और एमपी कॉमन ले लिया, ये वाला यहां से भी कॉमन ले लिया तो ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। ओपी की जगह क्या रखना है? माइनस यू, पीआई की जगह प्लस वी और पीसी की जगह आर, ये मान रख दिए सारे। 1 अपॉन आर, 1 अपॉन वी, 1 अपॉन माइनस यू, 1 अपॉन आर। बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में से एमपी जो भुजा है वो कट गई। यहां पे हमने इसको कोष्टक को विस्तार कर लिया, n2 बटे आर, n2 बटे वी माइनस n1 अपॉन यू, n1 अपॉन आर। n2 और n वक्रता त्रिज्याओं को एक तरफ ले जाओ और इसको इधर ले आओ, तो n2 बटा वी आगे आ जाएगा, n1 बटा यू पीछे आ गया। यहाँ पे n2 अपॉन आर माइनस n1 अपॉन आर, आर एलसीएम ले सकते हैं, यहाँ पे आर एलसीएम ले लिया, n2 अपॉन वी माइनस n1 अपॉन यू, n2 माइनस n1 अपॉन आर। मैंने रेगुलर क्लास जो ऑफलाइन क्लासों में पढ़ा था वो याद कैसे कराया था? n2 के साथ v आएगा, n1 के साथ u आएगा, दोनों अपवर्तनांकों का अंतर बटे वक्रता त्रिज्या। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। ये सिद्ध करने वाला था तो लास्ट में लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड या इति सिद्धम, या सिद्ध होता है, ये लिख दिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए और आवश्यक किरण क्षेत्र बनाइए। अब दर्पण समीकरण क्या होता है? दर्पण के लिए UVF में संबंध दर्शाने वाले समीकरण को दर्पण समीकरण कहते हैं। दर्पण समीकरण होता है 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू, इसको दर्पण समीकरण कहते हैं। इसके लिए हम एक अवतल दर्पण काम में लेंगे, वस्तु ए भी काम में ली जाएगी और उससे प्रतिबिंब जो बनेगा ए डैश बी डैश बनेगा। दर्पण के लिए फोकस दूरी कितनी मानेंगे? एफ मानेंगे। दर्पण से वस्तु की दूरी u कहलाती है और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी v कहलाती है। MN एक अवतल दर्पण लिया अपन ने, वस्तु AB से चलने वाली प्रकाश की किरण फोकस से जाएगी, एक ध्रुव पर आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होगा। दोनों प्रकाश की किरणें जहां प्रतिच्छेद कर रही है वहां प्रतिबिंब बनेगा a डैश b डैश।
प्रतिबिंब क्या बना, a डैश b डैश। अब दर्पण से वस्तु की दूरी u कहलाती है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी v कहलाएगी, और दर्पण के ध्रुव और f की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। मैंने आपको चिन्ह परिपाटी में कहा था अवतल दर्पण के लिए तीनों नेगेटिव लोगे, तो यहाँ पे u नेगेटिव चलेगा, f नेगेटिव चलेगा, v नेगेटिव चलेगा। ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना कि अगर ये यहां से यहां तक की दूरी निकालनी हो आपको, तो ये b डैश f अगर दूरी आपको चित्र में निकालनी है, तो b डैश f दूरी क्या होती है, माइनस v में से माइनस f आपको घटाना रहेगा। माइनस v में से क्या करना है, माइनस v में से माइनस f घटाएंगे तो b डैश f दूरी आ जाएगी। तो आप इसको आगे आने वाले समय में माइनस v प्लस f लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम दो त्रिभुज काम में लेंगे। कौन कौन से, एक त्रिभुज तो ये जो ऊपर और नीचे बड़े वाले त्रिभुज बन रहे हैं, ये वाला देखो, एक तो ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज काम में लेंगे। ठीक है। ये दूसरे नंबर पे ये वाला त्रिभुज काम में लिया जाएगा और दूसरे ये वाला त्रिभुज काम में लिया जाएगा। ये इन दोनों त्रिभुज को कोण 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 नियम से, एंगल 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 नियम से समरूप सिद्ध कर दो। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आ जाएगा। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर कैसे करेंगे, a डैश b डैश अनुपात ab बराबर ob डैश ये वाली भुजा का अनुपात बटे ob। दूसरा त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं, MOF, ये वाला भाग लिया और एक ये वाला। इसमें भी कोण 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 नियम लिख सकते हो, एंगल 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 नियम से ये समरूप हो जाएंगे। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर कर सकते हो, a डैश b डैश अपॉन MO, a डैश b डैश अनुपात MO, ये वाला अनुपात लिया। FB डैश अनुपात OF, FB डैश अनुपात OF, ये जमा दिया। MO को AB के बराबर लिखा जा सकता है। ये वाली डिस्टेंस जो है ये इसके बराबर लिखी जा सकती है यहाँ पे, AB के बराबर। अब समीकरण 1 और 2, MO को हटा के AB लिख दिया, तो a डैश b डैश अनुपात AB बराबर FB डैश अनुपात OF। समीकरण 1 और 2 कंपेरेबल हो गई, अर्थात समीकरण 1 और 2 को तुलना योग्य बनाया। इन दोनों को कंपेयर कर लो समीकरण 1 और 2 की तुलना से। समीकरण 1 और 2 की तुलना की, OB डैश अनुपात OB बराबर FB डैश अनुपात OF हो गया। यहाँ पे हमने देखा OB को माइनस U, OB डैश को माइनस V। चिन्ह नियम से ध्यान देना, चिन्ह परिपाटी जब आप काम में लोगे तो इसमें अवतल दर्पण के लिए तीनों ऋणात्मक, ये भी ऋणात्मक, ये भी ऋणात्मक चलेगा, ये भी ऋणात्मक चलेगा। ठीक है। और FB डैश को मैंने बताया था माइनस V माइनस F, माइनस माइनस क्या हो जाता है, यहाँ प्लस हो जाएगा, तो आप इसको F माइनस V भी लिख सकते हैं। इसका मान रखा, ये वाली वैल्यू यहाँ पे पहुंचा दी, माइनस V माइनस U, F माइनस V अपॉन माइनस F, वज्र गुणा कर दिया, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, ये वाली वैल्यू यहां तक पहुंच गई। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया ना, ये वाला ये कट गया। माइनस VF बराबर UF माइनस UV। इसमें दोनों पक्षों में बाएं और दाएं पक्ष में UVF का भाग देना है। किसका भाग देना रहेगा आपको, UVF का भाग दे देना। इस वाले पद में UVF का भाग दे दिया, यहाँ पे UVF का भाग देंगे तो ये क्या बच गया, यहाँ पे यहाँ बचा रहेगा माइनस 1 अपॉन U माइनस, यहाँ पर बराबर 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन F। इसको इधर लिया और इसको इधर ले जाके जोड़ दो, तो दर्पण समीकरण 1 अपॉन F बराबर 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U सिद्ध हो गया। ये दर्पण समीकरण है। दर्पण समीकरण होती क्या है, दर्पण के लिए U, V, F में संबंध दर्शाने वाले समीकरण को दर्पण समीकरण कहते हैं। 17वां क्वेश्चन, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए यंग का द्विस्लिट प्रयोग को समझाना है चित्र से। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में व्यतिकरण को प्रायोगिक रूप से समझाया गया था। इसमें दो स्लिट मतलब दो छेद काम में लिए, S1 और S2। स्लिट इंग्लिश वर्ड है SLIT, उसको अपन छिद्र या होल कह सकते हैं। S1 S2 को काम में लिया उन्होंने और उससे पर्दे पर अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता प्राप्त की गई। यहाँ पर ये ऐसे प्रकाश स्रोत है, यहाँ पे एक आयताकार गत्ता ले लो और उसमें दो छेद बना दो S1 और S2। ये S1 और S2 जो दो छिद्र बने हैं उनको अपन स्लिट बोलते हैं, इसलिए इसका नाम होता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। हिंदी में आप बोलते हो यंग का द्विस्लिट प्रयोग। यहां से प्रकाश जो चलेगा वो पर्दे पर प्राप्त होगा, चमकीली और काली फ्रिंजों के रूप में प्राप्त होता रहेगा लगातार। तो अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता लगातार प्राप्त होती रहेगी, जैसे ब्राइट डार्क प्राप्त होता रहेगा। तो इसको अपन ने क्या नाम दिया, क्या कहा इसको, व्यतिकरण। क्या कहा, व्यतिकरण। स्रोत से पर्दे के मध्य की दूरी कैपिटल D और इन दोनों स्लिटों के मध्य की दूरी को स्मॉल d कहते हैं अपन। ठीक, चित्र के अनुसार एक प्रकाश स्रोत है
उत्सर्जित प्रकाश को S1 S2 दो स्लिटों से गुजारते हैं। व्यतिकरण प्रतिरूप देखने के लिए पर्दे पर इस तरह का चित्र बनता है, चमकीली फिर काली फिर चमकीली काली चमकीली काली फ्रिंजें प्राप्त होती रहेंगी। तो पर्दे पर इस तरह का चित्र दिखाई देता है। ये वाला चित्र यहाँ पर अपन ने अलग से बना दिया। अगर समपोषी व्यतिकरण है तो जो पथांतर प्राप्त होता है, पथांतर का सूत्र ध्यान रखना, x = डेल्टा d/d होता है। यहां पे समपोषी व्यतिकरण में λ/2 का समगुणज अर्थात इसका मान n लैम्डा रख सकते हो। और अगर इससे आगे का पद हो, आगे का क्रम का पद हो, तो यहां पर इसके लिए पहले पद के लिए तो n लैम्डा आता है, इससे आगे कोई पद अगर आ रहा है तो n+1 लैम्डा जाता है। अगर विनाशी व्यतिकरण बात करें, पर्दे पर अदीप्त क्षेत्र या काला क्षेत्र प्राप्त हो रहा हो, तो इस अवस्था में पथांतर λ/2 का विषम गुणज अर्थात 2n+1 λ/2 के रूप में चलता है। इससे n = 0, 1, 2 ये आप रख सकते हो। यहां से x का जो नया सूत्र बनेगा ना, वो बनेगा 2n+1 λ/2 तो आएगा इसे कैपिटल D ऊपर स्मॉल d नीचे। ये काली फ्रिंजों के लिए, अदीप्त फ्रिंजों के लिए x' मान सकते हो, चमकीली फ्रिंजों के लिए आप इसको x मान सकते हो। इससे आगे का जो क्रम आता है, दो काली फ्रिंजों के लिए या अदीप्त फ्रिंजों के लिए पूछे तो 2n+3 λ/2 जो रेगुलर क्लास में मैं आपको पढ़ा चुका हूं, इनको काम में लेकर हम इनके बीच की फ्रिंज चौड़ाई भी निकाल सकते हैं। यह भी बताया गया है कि दो चमकीली या दो काली फ्रिंजें हों तो उनके लिए फ्रिंज चौड़ाई का मान λ/d आता है। तो इनके दूसरे प्रयोग और थोड़ी बहुत उसकी व्याख्या करनी थी। तो यहां तक हमने ये x केंद्रीय विस्थापन बता दिया है। x क्या है, यहाँ पे पर्दे पर केंद्रीय विस्थापन की व्याख्या कर दी हमने। उसको और एक्सप्लेन करना था चित्र को, तो ये स्रोत S है, दो स्लिट S1 S2 है, इससे श्रृंग और गर्त के रूप में प्रकाश चलेगा। डार्क लाइन श्रृंग है और डैश लाइन गर्त है। जिन स्थानों पर श्रृंग और गर्त मिलते हैं, समपोषी व्यतिकरण के कारण चमकीला बिंदु प्राप्त होगा। जहां श्रृंग और गर्त मिलते हैं विनाशी व्यतिकरण के, वहां काला बिंदु डार्क बिंदु प्राप्त होगा। इस प्रकार से फिर चमकीला फिर काला, यह क्रम चलता रहेगा। तो पर्दे पर अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता प्राप्त होती रही, इस घटना को व्यतिकरण कहा। इसकी व्याख्या लिख भी रखी है। जिन स्थानों पर श्रृंग या गर्त मिलेंगे, वहां समपोषी व्यतिकरण के कारण कौन सा बिंदु प्राप्त होगा, ब्राइट बिंदु मतलब चमकीला बिंदु प्राप्त होगा। जिन स्थानों पर श्रृंग और गर्त प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब एक डार्क लाइन और एक डैश लाइन, वहां पर विनाशी व्यतिकरण के कारण काला बिंदु प्राप्त होगा, जिसे डार्क बिंदु कहते हैं, पर ये वाला, ठीक है। विनाशी व्यतिकरण के कारण ये घटना होगी। और पर्दे के केंद्र पर चमकीला बिंदु ये, और उसके दोनों क्रम से काले और चमकीले बिंदु प्राप्त होते रहेंगे, ठीक है। ये अपने व्यतिकरण का प्रायोगिक प्रदर्शन हो गया जिनके दूसरे प्रयोग से। अगला क्वेश्चन है, एकल झिर्री विवर्तन प्रतिरूप में उत्पन्न फ्रिंजों की तीव्रता की तुलनात्मक ग्राफ खींचिए। उच्चिष्ट की चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त करना है। यदि झिर्री की चौड़ाई दुगनी कर दें तो केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एकल झिर्री मतलब एकल स्लिट, सिंगल स्लिट मतलब एक छेद काम में ले रहे हैं, केवल सिंगल। यह प्रयोग फार्नाफर विवर्तन के अनुरूप है। इस प्रयोग में एक अत्यल्प लंबाई की झिर्री प्रकाश स्रोत के रूप में अनंत दूरी पर रखते हैं, मतलब बहुत अधिक दूरी पर। कहां पर, ये स्रोत यहां पर है तो पर्दा बहुत अधिक दूरी पर रखा जाएगा, ठीक है। इस झिर्री से प्रकाश विवर्तन को एक उत्तल लेंस की सहायता से पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ये चित्र है, एक इसमें एक स्लिट बना रखा है, विवर्तन मतलब नुकीला भाग होना चाहिए था यहाँ पे, ऐसा ये चित्र ऐसा होना चाहिए था। यहां से जो प्रकाश मुड़ेगा वो उत्तल लेंस की सहायता से अपन ने कहा प्राप्त किया। इस पे बिना पथांतर के अगर प्रकाश चलता है तो केंद्र पर चमकीला बिंदु प्राप्त बनाएगा। लेकिन क्या होगा, जब इसमें पथांतर उत्पन्न हो जाता है, ये इसकी वजह से प्रकाश यहां न मिलकर कहां मिलता है, पर्दे के पी बिंदु की जगह पी डैश बिंदु पर। यहाँ जैसे, अच्छा इसमें देखो यहाँ ओ ले रखा है अपन ने, तो यहां बोलेंगे पी और नीचे की ओर क्या मिलेगा, पी डैश पर मिलेगा, ठीक। ये केंद्रीय विस्थापन कहलाता है एक्स। अब इसका विवर्तन प्रतिरूप, जैसे यहां पर M1 M2 नाम दे दिया, सेंटर दे दिया M, यहां से पथांतर थीटा कोण की वजह से ये प्रकाश की किरण थीटा कोण उत्पन्न करते हुए यहां तक मिली, ठीक। मिलना चाहिए था इसको कहां पर, सेंटर पे, पर जब पथांतर हो गया, विवर्तन हो गया,
विवर्तन मतलब नुकीले भाग से प्रकाश टकरा कर मुड़ गया इधर, तो ये O की जगह कहां मिलेगा, P। केंद्र पर उच्चिष्ट मिलता है, ये वाला ग्राफ बनेगा। फिर इसके पास जाएंगे तो इसकी ऊंचाई कम करते जाओगे आप, ये ऐसा ग्राफ मिलता रहेगा। तो पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ट की ऊंचाई मतलब चमकीला बिंदु बहुत अधिक ऊंचाई पर रखना है, फिर ये काला बिंदु, फिर ये चमकीला बिंदु, इस तरह से विवर्तन प्रतिरूप आपको पर्दे पर प्राप्त होता रहता है। यहां से यहां तक की दूरी d कहलाती है, और ये इसकी चौड़ाई, स्लिट का आकार के दो, स्लिट की चौड़ाई के दो, और d भी ले सकते हो और a भी ले सकते हो यहां पर। यदि समानांतर तरंगों का विवर्तन थीटा माने तो बिंदु से लंब डालने पर m1 की हो, जो चित्र में बताया था, ठीक है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण लगा सकते हो। वैसे m2 क्यू निकालेंगे तो d साइन थीटा। मैं आपको रेगुलर क्लास में जब भी पढ़ाता हूं, निशान ऑफलाइन में मैंने पढ़ाया है, तो आपको बताया जब भी घटक निकालो तो आधार पर cos थीटा निकाला करो, लंबवत दूरी हमेशा sin थीटा निकाला करो। तो d अगर डिस्टेंस है तो उसकी लंबवत दूरी कितनी हो जाएगी, d sin थीटा हो जाएगी। तो यहाँ पे लंबवत दूरी m2 बराबर क्या होगा, d sin थीटा। थीटा के छोटे मानों के लिए sin थीटा को थीटा भी लिख सकते हो आप। तो m2 का मान किसके बराबर होगा, d थीटा के बराबर। अब पर्दे के केंद्रीय उच्चिष्ट 0 पथांतर अगर शून्य है, अर्थात 0 डिग्री का कोण बन रहा है, तो पर्दे के केंद्र पर हमेशा उच्चिष्ट बनेगा। तो ध्यान रखना, एकल स्लिट फार्न पर विवर्तन हो तो उसके पर्दे पर कौन सा, हमेशा केंद्रीय उच्चिष्ट बनेगा। केंद्रीय क्या बनेगा, उच्चिष्ट मतलब चमकीला बिंदु बनेगा। विवर्तन में निम्निष्ट प्राप्त करने के लिए पथांतर लेम्डा का पूर्ण गुणज होना चाहिए, और उच्चिष्ट प्राप्त करने के लिए लेम्डा बटे 2 का विषम गुणज प्राप्त होना चाहिए। तो निम्निष्ट प्राप्त करने के लिए पथांतर का मान d थीटा ले लिया, पथांतर को n लेम्डा लिख सकते हैं, n लेम्डा बराबर d थीटा लिख सकते हैं, d इंटू थीटा। d इंटू थीटा कहां से बनाया था, d इंटू साइन थीटा था, साइन थीटा को थीटा लिख दिया तो ये वाली पथांतर के बराबर वैल्यू बन गई हमारी। यहां से हम थीटा का मान लेम्डा अपॉन d लिख सकते हैं। n में उच्चिष्ट, n में निम्निष्ट के लिए, यहां पर विवर्तन की घटना में n में निम्निष्ट के लिए थीटा n लेम्डा बटे d के बराबर कह सकते हो। उच्चिष्ट प्राप्त होने की शर्त ये बता ही दिया मैंने आपको, पथांतर का मान विषम गुणज हो, है ना। निम्निष्ट के लिए तो ये बताया था, उच्चिष्ट के लिए लेम्डा बटे 2 का विषम गुणज पथांतर चलना चाहिए। विवर्तन की घटना बात कर रहे हैं हम, व्यतिकरण उल्टा चलता है इसका। विवर्तन में लेम्डा बटे 2, 3 लेम्डा बटे 2, 5 लेम्डा बटे 2 के रूप में, अर्थात ऐसा लिख सकते हो, इसमें n का मान 0, 1, 2, 3 आप रखोगे ना तो ये वाले मान प्राप्त हो जाएंगे आपको। उच्चिष्ट के लिए लेम्डा बटे 2 का मान d थीटा के बराबर, और थीटा का मान, यहाँ पर थीटा का मान निकालेंगे तो d यहाँ अपोन में चल जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू लेम्डा अपॉन d आ गया। ये वाला थीटा का मान लिख सकते हो आप इसमें। यहाँ n बराबर क्या है, संख्या n बराबर 1, 2, 3, 4 ले लो तो ये सूत्र आगे काम में आ जाएगा। केंद्रीय उच्चिष्ट का ग्राफ मैं समझा चुका हूं पहले भी। यहां से ये स्लिट है, छेद है, m1 m2 है, m है। यहां पर बिना अगर पथांतर के प्रकाश मिलता है तो सीधा यहां पर मिलता, पथांतर की वजह से विवर्तन की घटना भी बोलते हैं या प्रकाश का मुड़ना ही बोलते हैं, तो केंद्रीय उच्चिष्ट मिलेगा यहाँ पे, फिर निम्निष्ट, फिर उच्चिष्ट, फिर निम्निष्ट, ऐसा। तो ये ग्राफ ऐसे चलता रहेगा आगे, ये विवर्तन प्रतिरूप कहलाता है। और व्यतिकरण में ध्यान रखिएगा, ये तो विवर्तन हुआ, व्यतिकरण में इनकी ऊंचाइयां बराबर चलती है, ये छोटा नहीं होता। इसमें विवर्तन की घटना में ये ऊंचाई ज्यादा रखेंगे, धीरे धीरे इनकी ऊंचाई कम करते जाएंगे, और व्यतिकरण आता है तो इनकी ऊंचाइयां लगभग बराबर रखनी, मतलब ऐसा कैसे बनाना है अपने को। अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक छोटा सा जो है, ये पहले भी अपन पढ़ चुके हैं, इसमें फाइनल क्या जवाब देना है अपने को कि यहाँ पर केंद्रीय दीप्त उच्चिष्ट प्राप्त करने के लिए अंतराल जो है लेम्डा अपॉन d के रूप में, अगर d जो है, d क्या है, स्लिट का आकार या चौड़ाई कह सकते हो, कभी कभी a भी लिखा जाता है यहाँ पर, कब, जब स्लिट की चौड़ाई या आकार a दे रखा हो तो अगर आपसे पूछेंगे केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई कहां से कहां तक बदलेगी, तो माइनस लेम्डा बटे d से प्लस लेम्डा बटे d तक बदलेगी। टेन थीटा को अपन x अपॉन d लिख सकते थे, और यहां से अपन लेम्डा अपॉन d साइन थीटा। इसमें जब चित्र हम देखते हैं तो साइन थीटा और टेन थीटा के दोनों मानों को बराबर करेंगे तो केंद्रीय उच्चिष्ट आप निकाल सकते हो उससे, x बराबर कैपिटल D लेम्डा d अपॉन कैपिटल x बराबर, यहां पे लिख देता हूं, x बराबर लेम्डा इधर आ जाएगा, d अपॉन d हो जाएगा। इससे केंद्रीय विस्थापन निकाल सकते हो,
और थीटा का मान भी है। आगे आने वाले समय में अपन क्या कहते हैं, लेमडा अपॉन डी। तो इसमें क्या कहा गया है कि एक्स अपॉन डी की वैल्यू को, एक्स अपॉन डी की वैल्यू को थीटा कह रहे हो और थीटा का ही मान के इसके बराबर मान के चल रहे हैं लेमडा अपॉन डी। तो टेन थीटा से थीटा बनाया, एक्स अपॉन डी लिखा ये वाली वैल्यू, और एक्स अपॉन डी की वैल्यू किसके बराबर बताई थी अपन ने, लेमडा अपॉन डी के। तो इससे केंद्रीय विस्थापन की गणना भी हम कर सकते हैं। केंद्रीय उच्छिष्ट की रेखीय चौड़ाई अगर 2x कर दें, x की जगह क्या कर दिया हमने 2x, तो यहां पे जब 2 टाइम्स लगाओगे तो ये 2 लेमडा अपॉन एफ डी के मतलब तो 2 बीटा, अर्थात कोणीय चौड़ाई का मान, कोणीय चौड़ाई कितनी हो जाएगी 2 थीटा के बराबर हो जाएगी। तो 2 लेमडा अपॉन डी इसका सूत्र लिख सकते हैं। केंद्रीय उच्छिष्ट की चौड़ाई डी के व्युत्क्रमानुपाती चलती है, केंद्रीय उच्छिष्ट की चौड़ाई लेमडा के समानुपाती चलेगी। प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, समपोषी और विनाशी व्यतिकरण के लिए परिणामी आयाम ज्ञात करो और स्थायी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें लिखो। इसमें कहा गया है कि जब दो तरंगे एक ही दिशा में चलती हो, जिनकी आवृत्ति समान हो और आयाम लगभग समान हो, तो उनके अध्यारोपण के कारण पर्दे पर अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता प्राप्त होती रहती है, उसे हम व्यतिकरण की घटना कहते हैं। व्यतिकरण की घटना 2 प्रकार की बताई गई है, समपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। समपोषी व्यतिकरण में तरंगे समान कला में अध्यारोपित होती है, पर्दे पर चमकीला बिंदु प्राप्त होता है। विनाशी व्यतिकरण में तरंगे विपरीत कला में अध्यारोपित होती हैं और पर्दे पर अद्वितीय काला बिंदु प्राप्त होता है। व्यतिकरण की घटना बताया मैंने आपको, जब दो समान आवृत्ति एवं लगभग समान या असमान आयाम की तरंगे एक ही दिशा में गति करती हुई अध्यारोपित हो, तो अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता क्रम से मतलब लगातार पर्दे पर प्राप्त होती रहेगी, उस घटना को व्यतिकरण का। यह भी बताया था रेगुलर क्लास में कि व्यतिकरण की घटना में ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है, ये वाली वैल्यू। क्योंकि व्यतिकरण का जो अपन ग्राफ देखते हैं, इसको ध्यान से समझ लो, व्यतिकरण का ग्राफ ऐसा बनता है, ऐसा, अर्थात ये ऊंचाई वाले पद जो हैं सारे ये समपोषी व्यतिकरण है, और ये जो यहाँ पर जो एक्स अक्ष को टच कर रहे हैं ये विनाशी व्यतिकरण के बारे में है। तो इसमें इस तरह से ऊर्जा का अधिकतम न्यूनतम होना ऊर्जा का पुनर्वितरण कहलाता है। व्यतिकरण कितने प्रकार के बताए, 2 प्रकार के, समपोषी और विनाशी व्यतिकरण। आप इसका प्रायोगिक रूप से देखना चाहें तो समान कला में अगर कंपन कर रही हैं तरंगे, तो 2 सुइयां काम में लेकर और इनसे निकलने वाले आप जो तरंगाग्र हैं इनको आप ऐसा बना सकते हो और इससे यहाँ पर प्रतिबिंब P प्राप्त कर सकते हैं। ये यहाँ पर जो इस चित्र में है, जल के पृष्ठ पर जल के अणुओं का विस्थापन पैटर्न बता रखा है, जहां N लिख रहा हो नोड मतलब निस्तापन जिसे कहते हैं, और A मतलब प्रस्पंद कहते हैं। प्रस्पंद और निस्पंद जो वर्ड होता है, न्यूनतम विस्थापन निस्पंद कहलाता है, जहां मैक्सिमम आयाम होता है उसे प्रस्पंद कहते हैं। तो A पर एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है और N पर एम्पलीट्यूड कम होता है। तो इनके लिए डार्क और डैश लाइन के रूप में अधिकतम और न्यूनतम मान बता रखे हैं। जल की पृष्ठों पर अगर ऐसा आ जाए तो ये चित्र बनाना है, और अगर 2 सुइयों के माध्यम से आपको समान कला में स्रोत S1 S2 बनाकर यहाँ पर अध्यारोपण बताना है, तो ये चित्र आपको बनाना पड़ेगा। समपोषी व्यतिकरण ऐसा व्यतिकरण जिसमें तरंगे समान कला में अध्यारोपित होती हो, पर्दे पर तीव्रता और आयाम अधिकतम प्राप्त हो, इसके कारण पर्दे पर चमकीला बिंदु प्राप्त होता है। समपोषी व्यतिकरण में परिणामी आयाम योग के रूप में प्राप्त होता है, तीव्रता √I1 + √I2 के होल स्क्वायर के रूप में। कलांतर पाई का समगुणज अर्थात 2π/4π होता है। पथांतर λ/2 का समगुणज मतलब 2/2, मतलब 2/2 करोगे तो लैम्डा, 4/2 करोगे 2 लैम्डा, अर्थात n लैम्डा के रूप में आप इसको लिख सकते हो। कोस पाई का मान इस अवस्था में 1 चलता है, तो तीव्रता और आयाम इस रूप में मिल सकते हैं। विनाशी व्यतिकरण ऐसा व्यतिकरण जिसमें तरंगे विपरीत कला में अध्यारोपित होती हो तथा आयाम और तीव्रता अंतर के रूप में प्राप्त हो। अंतर मतलब दोनों r बराबर a1 - a2 और तीव्रता भी √I1 - √I2 का होल स्क्वायर के रूप में प्राप्त हो, तो उसे विनाशी व्यतिकरण कहेंगे, जिससे पर्दे पर काला या दीप्त बिंदु प्राप्त होता होगा। इसकी बात करें, आयाम r a1 - a2 अंतर, तीव्रता √I1 - √I2 का होल स्क्वायर, कलांतर जो है पाई के विषम गुणज के रूप में चलेगा और पथांतर λ/2 के विषम गुणज के रूप में चलता है। कोस पाई का ये आएगा तो उसकी जगह आप -1 रख सकते हो, जिससे ये सूत्र प्राप्त होते हैं।
दूरदर्शी किसे कहते हैं, परावर्तक दूरदर्शी या केस ग्रेन दूरदर्शी की व्यवस्था के बारे में बताना है और इसकी आवरण क्षमता का मान लिखना है। दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए जो प्रकाशिक उपकरण काम आता है उसे दूरदर्शी या टेलीस्कोप कहते हैं। परावर्तक दूरदर्शी, अब नाम से ही पता लग रहा है परावर्तक मतलब कहीं कहीं दर्पण काम आए होंगे। अगर अपवर्तक दूरदर्शी होता तो उसमें लेंस काम आते। तो इसमें परावर्तक दूरदर्शी के सिद्धांत पर हर्शल, ग्रिगोरी तथा केस ग्रेन ने परावर्तक दूरदर्शी बनाए। जो केस ग्रेन दूरदर्शी अपन पढ़ते हैं, केसी ग्रेन दूरदर्शी हम काम में लेते हैं। इसमें क्या है, एक बड़े आकार की नलिका में एक अवतल दर्पण का निर्माण करते हैं। अवतल दर्पण है, ठीक है। ये वस्तु के पास है, वस्तु के पास किसे, वस्तु के पास कैसे, वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें यहां टकराएंगी और परावर्तन के पश्चात यहां मिलने की कोशिश करेंगे। और उसके पहले हम एक दर्पण, उत्तल दर्पण बीच में रख देंगे। ये तो है अवतल दर्पण। ये जो आप देख रहे हो एक नलिका के बाहर की सतह पर पॉलिश करके जो बनाया है ये अवतल दर्पण है, ये वाला, ठीक है। इसके फोकस के पहले ही यहां पर एक उत्तल दर्पण रख दिया जिसके अंदर पॉलिश है। ये परावर्तक, वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें टकराएंगी, यहां मिलेंगी इस जगह। ये वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण यहां चल रही है, यहां आई और यहां मिलेगी। इसके चित्र को और बड़ा करके देखने के लिए नेत्रिका को काम में लेते हैं। ये नेत्रिका कहलाती है, नेत्रिका। क्रियाविधि क्या है कि बहुत अधिक दूरी से वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें समानांतर आती हुई परावर्तन के पश्चात कहां टकरानी चाहिए थी, यहां, लेकिन इसके पहले हमने एक उत्तल दर्पण रख दिया, इसके बीच में उत्तल दर्पण रख दिया, ठीक है। यहां पर उत्तल दर्पण रखोगे तो एक केस ग्रेन कहलाएगा और 45 डिग्री पे झुका हुआ समतल दर्पण रख दिया तो न्यूटन का परावर्तक दूरदर्शी बन जाता है वो। तो यहां पर हमने ये रख दिया उत्तल दर्पण। इससे बनने वाले चित्र को नेत्रिका की सहायता से देखा गया। इसमें बड़े द्वारक के उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ये वाला, इस जिसके केंद्र में एक वृत्ताकार छेद होता है, ये छेद बना हुआ है। एक छोटे से उत्तल दर्पण को यहाँ पे बीच में रखा हुआ है, ये वाला। इससे एक लाभ होगा कि छोटे दूरदर्शी में बड़ी फोकस दूरी बन जाती है। इस संरचना के बनाने से क्या होता है, छोटी आकृति में दूरदर्शी बड़े फोकस दूरी के रूप में काम कर सकता है। चित्र में केस ग्रेन परावर्तक दूरदर्शी की व्यवस्था बताई गई है, जिसमें आपतित प्रकाश को फोकसित करने के लिए एक उत्तल या द्वितीयक दर्पण काम में लेते हैं, जो अभिदर्शक दर्पण के आगे रखा हुआ है। अभिदर्शक दर्पण ये और ये उत्तल दर्पण है। फोकस बिंदु के पहले भी रखते हैं इसको। अंतिम प्रतिबिंब को अभिदर्शक दर्पण के चित्र के सामने रखे नेत्रिका में से देखा जाता है। ये वाला भाग नेत्रिका कहलाता है। जब किसी दूरस्थ तारे या अन्य वस्तु से आने वाली प्रकाश की समानांतर किरणें अभिदर्शक दर्पण पर टकराती है, मतलब इस पर, तो परावर्तन के पश्चात यहां मिलेगी। परावर्तित प्रकाश पुंज उत्तल दर्पण या द्वितीयक दर्पण पर आपतित होती है। उत्तल दर्पण के द्वारा एक उल्टा प्रतिबिंब बनता है जिसे नेत्रिका में से देखते हैं। आवर्धन क्षमता का सूत्र पूछे, m बराबर tan बीटा अपॉन tan अल्फा लगा सकते हो और इसका सूत्र FO अपॉन FE हो जाता है, H से H कट जाता है। FO अभिदर्शक लेंस के लिए फोकस दूरी है और FE नेत्रिका के लिए फोकस दूरी है। तो ये तो है अभिदर्शक दर्पण, अभिदर्शक दर्पण के लिए फोकस दूरी, और ये जो नीचे वाला भाग है ये नेत्रिका के लिए फोकस दूरी, नेत्रिका की फोकस दूरी। इस प्रकार से हमने ये जो P3 वाला जो चैप्टर था, P3 वाला जो टेस्ट सीरीज का पेपर था, जिसमें चैप्टर नंबर 9 और 10 हमने कंप्लीट किए, उनके टेस्ट पेपर के वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिल गए। तो इन पेपर्स को पूरी ईमानदारी के साथ सोल्व कीजिए और ये क्वेश्चन बोर्ड में आने की संभावना है। अगर थोड़ा चेंज भी हो जाए तो भी हम उन क्वेश्चन को आत्मविश्वास के साथ कर सकें, क्योंकि जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा होगी उतना ही आत्मविश्वास बच्चे का ज्यादा रहता है। तो निशान क्लासेस के डिजिटल ऐप पर आप पढ़ रहे हैं तो इसको जुड़े रहिए और अपने जितने भी मित्र हैं जो पूरे राजस्थान में कहीं भी पढ़ रहे हो, मध्य प्रदेश में कहीं भी पढ़ रहे हो, उनको एनसीईआरटी के सॉल्यूशन के लिए या एनसीईआरटी से जुड़े हुए पेपर के वीडियो सॉल्यूशंस के लिए निशान डिजिटल ऐप के बारे में जानकारी दें। तो हम कहते हैं निशान से तो सफलता निश्चित है।